इसके आप वीडियोज प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। सीधे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन और उसको कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होती है? तो आपके ऑप्शन है लाइकेन, विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जिसकी इंग्लिश में कहते हैं शैवाल, या उपयुक्त एक से कोई भी नहीं, या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है वायरस के थ्रू, विषाणु की तरह। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसमें एंजाइम नहीं होता, बाकी सभी में होते हैं। विषाणु जो शब्द की उत्पत्ति होती है शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ विष्णु। ओके, अर्थ विष अणु से बना होता है। ये अकोशिका अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु पोषाद कोशिका के बाहर ना तो कोई जैव प्रक्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका द्विगुण हो सकता है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, आपके समकक्ष है, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिक्रिया के लिए कार्यरत है? तो ऑप्शन है डेंगू, पोलियो, HIV एड्स जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर फलेरिया। तो इसका सही जवाब है आपका HIV। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल जो है आपका है आवाहन, इसको अलग कलर में देते हैं, आवाहन की शुरुआत 2023 में की गई थी। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है, और सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, यानी कि सबसे पहली बार मानव के हृदय को ट्रांसफ़र किया गया था। तो कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में? तो सही जवाब है आपका दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आपका ल्यूवेनहुक ने किया था। ठीक है, जीवाणु की खोज। एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक, जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाते हैं, उन्होंने 1776 में अपने ही बनाए गए एकल लेंस के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की पहचान की थी। देख सकते हैं, ये BPSC 2015 में पीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है 63 नंबर, बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदल जा सकता है वो है क्या? बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु, प्रोटीन, या उनमें से कोई नहीं? तो बताइए, इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को सामान्यतः जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व आपका वायु प्रदूषक है। ओके, कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों एवं तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। चलिए, नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, आपका कैसे जाता है? ऑप्शन है फ्लाइम टिश्यूज़ के, या फिर पैरोकाइलम टिश्यूज़ के थ्रू, या मेरिस्टेम के थ्रू, या जाइलम टिश्यू के थ्रू। जो आपका संवहनी जो पौधों में पानी की अगर बात करेंगे तो पानी यानी को जल ही कहते हैं, तो याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो से जल यानी कि पानी, उसी तरह से जाइलम याद रखिएगा, जाइलम टिश्यू से पानी ऊपर पौधों में आपका वेस्कुलर में पानी ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवाहक ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। आपको NCERT के जो पढ़ाने के दौरान मैंने इस जाइलम फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, मैंने अच्छे से बताया। उसको जाकर के वीडियो को आप दे सकते हैं, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है NCERT का 6 से लेकर के 10 तक का सारे मैंने साइंस का इसमें कवर करवाया गया था, उसको भी आप यूज कर सकते हैं 6 से लेकर के
10 तक का। बीपीएससी TRE 3 के लिए और बीपीएससी TRE 4 या स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, बिहार स्टेट या फिर सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। आप लोग को मैंने कल के डेट में बताया था जब 58 नंबर क्वेश्चन, जो लगभग 37 डिग्री के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी को फॉरेन हाइट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 98.4 डिग्री फॉरेन हाइट। यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया गया। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 यानी लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी को कन्वर्ट करते हैं तो आपको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी बताया गया था लास्ट वीडियो में। C/9 यानी 5/9 इंटू सी, 5/9 इंटू सी प्लस आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको उसका PDF उसका आपका कैलकुलेशन से आपको हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वदाता यानी सबको देने वाला, सर्वदाता ग्रह आपका O ग्रुप आता है। O सबसे O नेगेटिव सबसे ज़्यादा रहता है, सबको ये डोनेट कर सकता है। और सर्वग्राही किसको कहते हैं? जो सबसे ब्लड ले सकता है वो AB है, वो सभी से ब्लड ले सकता है। देख सकते हैं O वर्गधारी जो है यानी कि O ब्लड, जितने भी जिसके पास भी O ब्लड ग्रुप है वो सभी से वर्गों का रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर यानी कि ब्लड जिसको कहते हैं दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। यानी ये सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है। जिसको कई लोग जानते हैं सिर्फ मुझे देते जाओ, और ये बाद में किसी से मतलब ये सिर्फ ले सकता है, दे नहीं सकता किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से समकक्ष है आपके पास। सार्वभौमिक स्वीकार करने वाला, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त कौन है? यानी सबसे लेने वाला, स्वीकार करने वाला यानी लेने वाला। तो AB आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, AB आप इसमें लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है AB जो रक्त समूह है सार्वभौमिक स्वीकार यानी एक्सेप्टर जिसको कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। O नेगेटिव जो कि सार्वभौमिक आपका दाता है यानी डोनर है, सबसे ज़्यादा ये कहते हैं दानी लोग है, दानी ब्लड ग्रुप है इसको कहते हैं। आप भी चेक करके अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव या O नेगेटिव। तो उससे पता चल जाएगा आप लोग कौन से ब्लड ग्रुप में है और किस तरह का आपका कह सकते हो। एक कहावत में कि मेरे खून में ही ऐसा है कि मैं सिर्फ देता हूँ। कई लोग होते हैं नेगेटिव वाले, AB वाले, ये इसका खून में है, सिर्फ किसी से ले ही सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी हाउ हड्डियों की पढ़ाई यानी विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये आपका है ऑस्टियोलॉजी के थ्रू होता है। ऑस्टियोलॉजी जिसको कहते हैं के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन, अस्थि मतलब कि हड्डी का अध्ययन किया जाता है। ऑडियोलॉजी मतलब होता है कि अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी का मतलब के अंतर्गत रुधिर सीरम के वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी का अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक, जियो से मतलब ये आंतरिक यानी भूगोल से संबंधित है, आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसमें आपको टोटल 31 जोड़ियाँ हैं यानी टोटल 62 जो हैं ऐसे हैं निकलती है कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, निकलती है। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका समकक्ष बताइएगा इसका सही जवाब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपको पता है टोटल 32 दांतें होती हैं यानी 32 दांतें हैं। एक मुक्का मारेंगे अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, टोटल 32 का 32 निकाल देंगे। किस मूवी का है डायलॉग जरूर बताइएगा। तो टोटल ऐसे 20 दांतें हैं जो कि जीवन में हर एक बच्चे का मतलब दूध के नाटी टूटने के बाद 2 बार ये आते हैं। मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत जो है केवल 1 बार पैदा होता है, जो कि आपको पता है बुद्धि का दांत या फिर आपको विजडम टीथ कहते हैं या गांव देहात में इसको कहते हैं चौवे कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे 12 दांत हैं जो सिर्फ 1 बार आती है और जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है, उसके बाद जाने के बाद नहीं आता है। 1 बार साथ छोड़ दिया तो फिर चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो ये आपका टोटल 28 अस्थियां, आपकी खोपड़ियों में हाथ डाल कर देखिएगा टोटल 28 इसमें हड्डियां होती है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। एक वयस्क मानव कंकाल में
औसतन 206 हस्तियाँ होती हैं यानी हड्डियाँ होती है। स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो टोटल 306 के आसपास 300 के आसपास टोटल हड्डियाँ होती है। उसके बाद ये सारे कंबाइंड होकर ज्वाइंट होकर के, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा जब पैदा होता है उसमें बहुत सारा लुच-पुचा सा एकदम लचीला सा रहता है, उसको छूने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। कई बार उसके माता पिता ही उसको लेने से डरते हैं, तो उसके कुछ दिनों के बाद, महीने 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे ये ज्वाइंट होते जाते हैं और ये टाइट हो जाता है। स्टार्टिंग के 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद में देखेंगे बच्चों के सिर को छूना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपाल जो होता है टोटल 8 हस्तियाँ होती है। मुख में आपका 14, आपके जो चेहरे में होता है टोटल 14, और कंटिका में आपका 1 होता है। कान में 6 हड्डियाँ होते हैं। सबसे छोटी आपकी हड्डियाँ जो होती है कान का ही होता है, जिसको स्टेपिस कहते हैं, स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जिसको फीमर कहते हैं वो जांघ की हड्डी होती है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष 74 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो ये सिंपल है, 20 साल एग्जाम्पल का मतलब कि एडल्ट हो गया। 18 प्लस वाले जितने भी लोग क्या है एडल्ट हैं, वयस्क हो चुका है, उसमें हड्डियों की संख्या 206 होगी। हालांकि 206 यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो उपयुक्त एक्स में से इनमें कोई नहीं होगा। इसमें सही जवाब होगा 206, जो कि 2 भागों में बटी होती है। एक अक्षीय कंकाल कहते हैं, उपांगीय कंकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 75 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन है निकटी, पर्दा, पाली प्रणाल। तो इसमें सही जवाब होगा सामने वाले चपटे दांत को किरणक को अपशेषी अंग नहीं है, बाकी सारे अपशेषी अंग हैं। जीवधारियों में कार्य एवं शारीरिक अध्ययनों में से हमें अपशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ये एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समझात दर्शाया जाता है। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कि मनुष्यों के बृहत दांत आपके और में उपस्थित, यानी कि जो बड़ा हुआ, कई लोग मनुष्य के देखते होंगे आगे के दांत निकले होते हैं। या फिर कृमि पोटी आपके पटिकोशी सेसिका आपका होता है। बर्मी फॉर्म्स अपेंडिक्स एंड आँख की सिमेनिस झिल्लियाँ, यानी आपका होता है पड़ी सेसिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनधारी प्राणियों में क्रियाशील होती है। आई होप कि समझ पाए होंगे आप। फिर से इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा। एक सेकेंड, चलिए। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन उत्तरदायी है? बैक्टीरिया है, डीएनए है, एंजाइम है, इंसुलिन है। तो इसका सही जवाब आपका मिल जाएगा एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने में, यानी इसका स्पीड बढ़ाने में जो है एंजाइम उपयोग किया जाता है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है जो अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेजी करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। तो इसका सही जवाब बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ए बी सी डी कौन सा सही होगा? खट्टे फलों के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड, उसके बाद आप लोग का आंसर आना शुरू हो जाएगा। फिर कंटिन्यू करते हैं। जो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका पीडीएफ नोट से संबंधित, तो आपका इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर करके सारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, विटामिन को जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को यानी कि त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होते हैं को स्वस्थ करने में जरूरी होता है, यह आपका विटामिन सी से संबंधित है। विटामिन सी रसदार फल होता है, विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दूध किसका
घटिया स्रोत है, सबसे घटिया स्रोत है दूध आपका विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी अगर डालते हैं दूध में, आपने देखा होगा नींबू का एक बूंद डालते हैं तो फट जाता है, यानी रिएक्शन कर देता है जो एक्चुअल में होना चाहिए, तो ये इसका घटिया स्रोत है, इसमें रहता ही नहीं। कैल्शियम बिल्कुल रहेगा, इसमें प्रोटीन भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। ठीक है, समझ पाए होंगे आप, देख सकते हैं इसका व्याख्या इस तरह से आप जान सकते हैं। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। कई लोग बोलते हैं सर दूध, या फिर कई आपने देखा होगा गांव देहात यूपी बिहार में दूध रोटी या दूध चूड़ा खाते हैं, तो एक सुपाच्य भोजन होता है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं ये संपूर्ण आहार होता है, उसमें सारे कैल्शियम प्रोटीन मिला रहते हैं, और आपको कार्बोहाइड्रेट भी जो कि चावल में मिलते हैं उसमें मिला रहता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः विटामिन सी का घटिया स्रोत यानी पुअर सोर्स है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी मैंने बताया यहाँ पर अस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, अस्कॉर्बिक एसिड अस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपका सही जवाब होता है। इंसुलिन एक्चुअली लिखा हुआ है, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन प्राप्त होता है आपका कहाँ से, डहेलिया की जड़ों से। जिन लोगों को इंसुलिन यानी कि शुगर की बीमारी है तो इन डहेलिया की जड़ों से उनको प्राप्त होती है। आपका इल्यूमिन्स एक पॉलीसेटेलाइड है जो कि डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, कौन सा होता है? 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है, जल है, तो ये आपका जल में पाया जाता है। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होता है और इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। जल की मात्रा आप लोग को पता है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है 82 नंबर, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। वर्तमान जो आपको प्रमाण मिला है, इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, तो इस युग में कहाँ के थे, कब से वो आए हैं? तो इसका एग्जैक्ट इसमें जो ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं। इसकी व्याख्या हम देखने की कोशिश करते हैं। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ जो है 3.5 यानी 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कहीं भी ऑप्शन नहीं है। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल का लगभग 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। बहुत ही डीप में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को याद रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होता है। यहाँ पर निषेचन आपको जो होता है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करता है। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय और जलमान होते हैं, यानी कि करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिम्ब वाहिनी, जिसको कहते हैं डिम्ब वाहिनी यानी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। तो आई होप कि समझ पाए होंगे आप लोग। निषेचन यानी इन द सेंस कि आपको गर्भ जो धारण करते हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, तो ये कहाँ पर होता है? तो अंडवाहिनी के रूप में आपका होता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन है? तो आपका ऑप्शन है जावा मनुष्य है, क्रोमैग्ना मनुष्य है, या फिर आपका निएंडरथल मनुष्य है, या पैकिंग मनुष्य है। तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो हमारा माना जाता है वो क्रोमैग्नान मनुष्य है। क्रोमैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा होता था। अब कई लोग इसमें बोलते थे कि सर हम लोग हैं बंदर के या पूर्वज, वो मानते हैं बंदर पहले थे, पहले 4 हाथों से चलते थे, 4 पैरों पर, मतलब हाथों का भी यूज करते थे, फिर धीरे धीरे हाथ को छोड़ करके हमसे पैरों पर चलना शुरू हुए। एक्चुअल जो अभी निकाला गया है, क्योंकि ये आधुनिक क्वेश्चन है, मॉडर्न है, मॉडर्न ह्यूमन के लिए संबंधित का पूर्वज माना जाता है, उसको क्रोमैग्ना मनुष्य कहते हैं। क्रोमैग्ना आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। ये आज के मानव के एकदम समान है, लगभग 6 फुट का आदमी आज के टाइम में भी देख सकते हैं। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में शायद ये 6 फुट का आदमी नहीं दिखे, 3 फुट, 5 फुट, 4 फुट की बहुत कम संख्या अभी ये देखने को मिलता है। तो 6 फुट का मिल जाते हैं, लेकिन बहुत संख्या इसमें भी है। 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा होता है। यह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिल करके पहनने की योग्यता रखता था और वह मानव गुफा में रहता था और गुफा को दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते थे। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक
कब मानव है। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मैंने हिस्ट्री में आपको बताया, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। सारे मैंने आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है लगभग। पॉलिटी मैंने आधा करवाया है, ज्योग्राफी कुछ हुआ है, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल साइंस कंप्लीट हो चुका है। एक मात्र टॉपिक बचा है इकोनॉमिक्स, जो कि एक दिन में 1-2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका घटना चक्र का सारे चीज़ आपको एक ही चैनल पर, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ऑलमोस्ट इतना मैंने कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें सेवा उपलब्ध थी, उसका आप लाइव उठाइए। और लास्ट मोमेंट्स में एग्जामिनेशन देने कई लोग निकल चुके होंगे, और जिन लोगों का 9th से 10th 11th से 12th वालों के लिए आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन है, तो उन लोगों के लिए आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी 20 से 25 दिन का पूरा उपयोग कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। विकास का मुख्य कारक है, तो क्या कारक है? उत्परिवर्तन है, हासिल किए हुए गुण है, लैंगिक जनन है, या प्राकृतिक वर्णन है। तो विकास जो हम लोग का है नेचुरल जो वर्णन होता है, यानी कि नेचुरल जो प्राकृतिक वर्णन के कारण होता है। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें जाति के अविद्युय को आनुवंशिक विविधता की अन्य क्रिया एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 86 नंबर क्वेश्चन, आपके समकक्ष है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। वेरी गुड। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। पैरासाइटिज्म कहते हैं, या फिर म्यूचुअलिज्म कहते हैं, कॉमनमेंसलिज्म कहते हैं, या फिर कॉमर्सन कहते हैं। इसका सही जवाब है आपके समकक्ष, वो है बी, यानी कि इन द सेंस की आपके सही जवाब है म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है, जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब इसके बारे में व्याख्या हम जान लेते हैं, ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको छूटे ना। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म यानी कि म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप में लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो सेम कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक को शैवाल के जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपका कैसेरुक रज्जु में पाया जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। प्रतिवर्ती आपके क्रियाओं का नियंत्रण कैसेरुक रज्जु में होता है। कैसेरुक मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ओवलांगेंडा से प्रारंभ होकर के कैसेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का वर्णन द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। अभी इससे संबंधित आपका क्वेश्चन भी आया था, कितनी आपका मेरुरज्जु होते हैं? मैंने आपका 31 जोड़े होते हैं। विकास का कारण है क्या आपका है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, जो आपको आपके पूर्वज से प्राप्त हुआ, आपके पिता से, आपके पिता उनके पिता से प्राप्त हुआ, ये विकास का कारण है ये। ठीक है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन के संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं के अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन की ही विकास का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइएगा। तो आपका ये है, दो ही चीज़ें इसमें यूज होता है, एसेटिलीन और एथिलीन, दोनों एक्चुअली सेम ही है। तो इन दोनों का उपयोग किया जाता है, एसेटिलीन और एथिलीन। फलों को पकाने में एसेटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का उपयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसेटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी प्रोहिबिटेड कर दिया गया। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम यानी ये नेचुरल होता है, एथिलीन के द्वारा जो पकता है उसको नेचुरल कहते हैं। और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हार्मोन यहाँ पर गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है किसमें? बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है इन दोनों से प्राप्त होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष, माँ पौधों की भांति पौधा बीज तना और से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसके प्राशरण कहा जाता है। पानी मिट्टी से जड़ों में प्राशरण यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। बिल्कुल ये गलत है, उनको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, ठीक है। उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, वे सांस नहीं ले पाते हैं, ये सही जवाब है। इसका क्या रीजन है, तो वो सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वे जल में नहीं जल पाते हैं। चलिए ये तो उल्टा जवाब है। चलिए, हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा हवा में क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। लगभग कितना परसेंट, तो 78% आपका होता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% जो है बाकी तत्व पाए जाते हैं। चलिए, हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है और पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से लेकर के 0.9 तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाले घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करता है। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मृत्यु जो होती है, मछली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष 93 नंबर क्वेश्चन, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको आवास कहते हैं। आप लोग जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। किसी प्रजाति विशेष पौधे एवं जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आवास यानी हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानती है, तो उसको गंध से प्राप्त करते हैं, उसके गंध। कई लोग होते हैं ना, मैं एक गाना भी है, तू जहाँ भी रहे मैं तुमको पहचान लूँगा तुम्हारे खुशबू में, सनी देओल का एक गाना, आप उससे समझ सकते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, तो गंध से, नर्तन से नहीं, दृष्टि से भी नहीं, स्पर्श से भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, लगभग सभी पक्षियों में सूचना के आदान प्रदान के विधियाँ हैं। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श, अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है, ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होते हैं, मायोग्लोबिन में आपको लोहा होती है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में रक्त में लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल RBC पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी मधुमेह रोग होता है, वो आपका इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह मनुष्य को होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है रुधिर यानी ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रण करना। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। एड्स निम्न कारणों से जिसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है, तो ये आपको विषाणु के द्वारा होता है। एड्स जो होता है एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु होता है, इसका फुल फॉर्म HIV होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV का है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, अभी मैंने बताया एड्स होता है, ठीक है। एड्स फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सभी लोग।
HIV यानी ह्यूमन डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस जो होता है द्वारा होने वाला रोग एड्स होता है, यानी इसका फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। निमोनिया एक संक्रमण है किसके द्वारा, तो किससे फैलता है, तो फेफड़ों का होता है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रामक रोग है, संक्रमण है जो एक या दोनों के फेफड़ों में प्रधान उत्पन्न होता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु और कवकों के आदि के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता यानी कि दृष्टि दोष होता है, यानी कि जो आपका रंग में वर्धनता, जो मतलब होता है कि कलर ब्लाइंडेज जिसको कहें इंग्लिश में, कलर ब्लाइंडेज आपका होता है, से पीड़ित हो जाता है। क्योंकि बस अब कुछ क्वेश्चन और बचा हुए, 17-18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो। यानी रंग होते हैं स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, नहीं, वे अधिक देर तक घर से बाहर रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। आप लोग को पता है मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं और वाई फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें मेल में जो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और वाई फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक्स क्रोमोसोम से ही रक्तबंधता यानी कि ब्लड ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। तो फीमेल में 2 होती है या एक्सेस होती है, जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस के जो होती है पीड़ित जो होते हैं यानी रोगी कम पाए जाते हैं स्त्रियों में। वही मेल में 2 होते हैं एक्स वाई के कारण, जिसके कारण इसमें ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर आपका सी होगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में एक्स क्रोमोसोम यानी जैसा कि मैंने बताया अभी लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से एक्स जो होता है वर्धनता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। यानी मान लीजिए अब उनकी माता को भी है कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन एक और जो एक्स क्रोमोसोम पिता से प्राप्त हुआ है तो वो इसको काट देता है, जिसके कारण ये संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक कर देता है। अब उसी में सोचिए अगर इसमें से एक्स क्रोमोसोम महिला में तो रहेगा, एक्स दोनों में से एक्स मिलेगा ही मिलेगा, और पिता से उनको मिला है वाई क्रोमोसोम, और माता पिता किसी में कलर ब्लाइंडनेस में तो उसको ट्रांसफ़र हो जाता है ये चीज़ें, तो पीड़ित नहीं होती है, जबकि पुरुष रोग ग्रस्त हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आई होप कि समझ पाए होंगे। यस नो में भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है 102 नंबर, एस्पिरिन कहाँ से मिलते हैं। एस्पिरिन आपको एक पेड़ से प्राप्त होता है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक जड़ दवाएं हैं, वेदना निवारण के लिए यूज होता है, यानी कि इसका ज़्यादातर यूज होता है जब आपको दर्द ज़्यादा हो, असहनीय दर्द जिसको कहते हैं। इन दवाओं को विलो यानी कि विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा। तो गेहूं की खेती के लिए हम जो यूज करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का यूज करेंगे। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष 104 नंबर, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। लोहा है या मैग्नीशियम है या फिर आपके समकक्ष जस्ता है या फिर कोबाल्ट है। तो उसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। और क्लोरोफिल में पौधों में उपस्थित हरे क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरुआत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है उसको? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको इंग्लिश में इसका जानना चाहिए, हालांकि हिंदी वर्ड को भी आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इंग्लिश वर्ड को ही देखिए ट्रांसलेट कर दिया गया है। पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहाँ से होती है? तो फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोफिल भी कहते हैं। हरे पौधे पादप स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है कि प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण करना, यानी प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश है, यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य बाबा है। नेक्स्ट है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पर्ण रहित यानी कि क्लोरोफिल CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, 6 बाल्टी यानी 6
कार्बन डाइऑक्साइड को लिए और 12 बाल्टी पानी मिलाएं और प्रकाश को ले आए, यानी कि सूर्य भगवान को लाएं, परहरित क्लोरोफिल लगाएं तो उससे ग्लूकोज प्राप्त हुआ, ही नहीं एनर्जी प्राप्त हुआ, फिर ऑक्सीजन निकला और पानी आधा बाल्टी मिला। 12 बाल्टी डालें, इसका आधा बचा, बाकी 6 बाल्टी इसमें अवशोषित हो गया, इसमें यूज हो गया, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन बनकर निकल गया। ये समीकरण को जरूर याद रखिएगा, कई डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपके पूछ लिए जाते हैं, इससे संबंधित कुछ भी हो सकता है, आपका पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो किसकी कमी से किससे उगते हैं? आपको नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। कीटभक्षी जो होते हैं पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है 107 नंबर, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है? आप लोग के भी जीवन देखते होंगे, जीवन चक्र में सबसे ज़्यादा है आपका पुष्प है, यानी कि फूल है। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है और पुष्प से ही परागन द्वारा भ्रूण का विकास होता है और जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। यानी अगर पुष्प ही ना हो, यानी कि आपका फूल ही ना हो, तो आपको फूल खिलेगा कैसे आपके आंगन में? इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है 108, पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में खाली जगह में भी मदद करता है। किस में मदद करता है? भोजन के भंडारण में, पौधों का आकार देने में, श्वसन में या प्रकाश संश्लेषण में, या उनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही देख सकते हैं, पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने एवं भोजन यानी पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधों की पत्तियों एवं फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ साथ पौधों को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सबसे ज़्यादा लंबा जीव जो होता है आपका सिकोना जानते हैं। सबसे छोटा फूल, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे बड़ा वृक्ष जो होता है आपका रेडवुड सिकोना जिसको कहते हैं, सेफ रिविशंस यानी शिकोवा है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म बुल्फिया का होता है, यानी सबसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों याद रखेगा, सबसे बड़ा आपका सिकोना हो गया, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म बुल्फिया के नाम से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है एस्पिरिन है, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन आपका क्या है? एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, 111, किस वनस्पति खाद में अत्यधिक प्रोटीन होता है? सबसे अधिक प्रोटीन आपका कहाँ पाया जाता है? चना में, मटर में, सोयाबीन में, अरहर में। ये सबसे ज़्यादा आपको पाया जाता है सोयाबीन में, जो कि MP में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर सोयाबीन पाया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से लेकर के 42%, लगभग 38 से लेकर के 42%, लगभग 40% आप एवरेज मान लीजिए के आसपास इसमें प्रोटीन होती है, जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है, अन्य फलों से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष 112 नंबर, तना काट आमतौर से किस प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए, तना इसको काट करके करते हैं प्रबंधन के लिए। गन्ना का कायिक प्रबंधन डाली एक कलम यानी पेरी द्वारा होता है, लेकिन हर मूढ़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार का सबसे बड़ा पुष्प, मैंने अभी बताया था, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, R से याद रखिएगा, सबसे बड़ा होगा यानी R रेफ्लेशिया, और बुल्फिया जो होगा W वाला सबसे छोटा होगा, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा फूल होगा रेफ्लेशिया है। यह इंडोनेशिया वर्ष में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था और इस फूल का व्यास जो होता है 100 सेंटीमीटर का, व्यास मतलब डायमीटर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये आपका मोटापा जिसको कहते हैं 100 सेंटीमीटर का है। अब वजन 10 किलोग्राम तक होता है, 10 किलोग्राम तक ये फूल है, उसके बाद भी 10 किलोग्राम का फूल है आपका, 10 kg का फूल, समझ सकते हैं, रेफ्लेशिया, और सबसे छोटा बुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और कुछ और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसके जीन के
संश्लेषण के लिए किया गया था। हरगोविंद खुराना को इनको आपको पता है जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा में का नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। कब मिला है इनको तो याद रखिएगा 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और हरगोविंद खुराना इंडिया गए हैं। इन्होंने अपनी खोज में आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था। तो ये भी याद रखिएगा किसके लिए इनको मिला है तो आनुवंशिक कोड की व्याख्या के लिए और प्रोटीन संश्लेषण की इनकी भूमिका का पता लगाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया, जिसको एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस होता है, जिसको क्या है हास्य गैस का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, N2O कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसकी व्याख्या ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, इसलिए इसमें भी इन्होंने चाचा ने काट लिया है। चलिए नेक्स्ट है आपके समकक्ष है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर है, आर्कियोटेरिक्स है क्या है तो एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, इसको आर्कियोटेरिक्स कहते हैं। आर्कियोटेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं कैसे तो स्तनधारी में, आपका स्तनीय आपका डॉल्फिन है। डॉल्फिन आपको पता है गंगा के डॉल्फिन, या फिर आपने देखा होगा रिसेंटली जब गंगा पुनरुद्धान हुआ तो बहुत सारे निकल के आए हैं गंगा के सारी चीज़ें। डॉल्फिन जो है स्तनधारी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियाँ पाई जाती है। इसमें गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपका जलीय जीव अगर पूछा जाए तो आपका कौन है, मछली नहीं लगाना है, मच्छो भात नहीं खाना है, मछली भात लोग बंगाली लोग काफ़ी खाते हैं तो वो नहीं लगाना है, आपका है जलीय जीव में माना जाता है डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। वो कोई ऐसा रोग कौन सा है तो आपका या एड्स है, कैंसर है, क्षय रोग है। क्षय रोग मतलब टीबी से लोग मरने वाले हैं। हालांकि ये 1995 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है। अभी लेटेस्ट में ये टीबी रोग से हम लोग मुक्त हो चुके हैं और लगभग ये संख्या बहुत कम हो चुकी है। भारत में क्षय रोग से वर्ष में 2016 में 4.23 लोगों की मृत्यु हुई। क्षय रोग अब कई लोग हैं डर से ना डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, आसपास वाले लोगों को नहीं बताते हैं और ये घर में ही बैठे बैठे घुटन करते हुए मर जाते हैं। ये भी एक समस्या है, लोगों की जागरूकता नहीं है कि इसके उपचार हो सकते हैं, सही खान पान या फिर उसको संतुलित दें। तो क्षय रोग का जो कारण होता है वायरस होता है, जीवाणु के कारण। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका फुल फॉर्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा जो होता है प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय में ये सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे ना सोएं, बच्चा ना सोए, क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करता है। क्योंकि जो पेड़ होता है ना वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम मुक्त करता है, ये सही है। वो CO2 ज़्यादा मुक्त करता है, तो देख सकते हैं। दूसरा है रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करता है, ये भी। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, ये भी सही है। हानिकारक गैस तो नहीं, कुछ ऐसे हानिकारक ही एक तरह से कर सकते हैं, क्योंकि CO2 हम लोग छोड़ते हैं, लेते नहीं हैं, तो हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, सी जवाब, ठीक है। रात के समय में पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन क्रिया जो है प्रतिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। दिन में ये ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में क्या करता है CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और पीपल के वृक्ष मात्र एक ऐसा वृक्ष है जो कि दिन और रात 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल के वृक्ष को पूजा भी जाता है। और कब पूजा जाता है, किस दिन पूजा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपका पेज ब्लैंक हो गया, आई डोंट नो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी आपका फ्रुक्टोज खोज लीजिएगा। फ्रुक्टोज FRUCTOS, फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड होता है जो सभी फलों यानी शहद, कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र जो होता है, यानी सीधे कह सकते हैं आपका ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठी शर्करा है सबसे मीठा। शर्करा में सबसे मीठी कौन है, तभी मैंने बताया फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड जो सर्वाधिक मीठा है।
करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। सबसे संवेदनशील पीछे का भाग, जब आपका जीभ का जो भी इस तरह से पिक्चर जब बनता है तो यहाँ वाला जो पीछे का भाग है इसी को करवाहट के लिए यूज करते हैं। और आगे का भाग हम नमक के लिए या फिर मीठापन के लिए देखते हैं। और जो आपका जब भी हम करवाहट यानी कि जो नींबू का जो रस लेते हैं बीच में लेते हैं, ठीक है, बीच में लेते हैं। इस तरह से याद रखिएगा। मानव जीव का अग्रभाग छोड़े जो मीठे के लिए, जैसे कि मैंने बताया आगे का भाग होता है मीठा के लिए। अब मीठा कितना अच्छा है, रसगुल्ला एकदम दबा के खाने से जब पता चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वाद कहाँ पर आता है, तो आगे के भाग में आता है, यहाँ पर आता है। और पश्च जो भाग यानी पीछे वाला भाग कड़वे के लिए, यहाँ जो भाग होता है ये कड़वे के लिए होता है। और पार्श्व किनारे जो आपका साथ में जो होता है, ये साइड वाला किनारे जो होता है खट्टे के लिए यूज होता है। और अग्र छोड़े जो होता है, आगे का जो छोड़ हो गया, इसमें जो छोड़ हो गया वे आपका किनारे नमकीन स्वादों के लिए, जब नमकीन चॉकलेट आप खाते होंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा, या फिर आपने कभी हजमोला खाया होगा यहाँ से बहुत ज़्यादा स्वाद लेते हैं, ठीक है। चलिए, शायद आपने लिया भी होगा तो आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटर पौधा है, क्या है, एक शाख है और कुछ नहीं है, पुष्प नहीं है, झाड़ी भी नहीं है। मटर एक शाख कुछ कुल द्विबीजीय पौधा है, द्विबीज पत्ती आपका पौधा है। यह रवि की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट है 124 नंबर, फलियां अत्यधिक पौष्टिक है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है, तेल होती है, चर्बी होती है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, तेल होती है, स्टार्च होती है, क्या होती है, फलियां अत्यधिक अगर पौष्टिक है, पौष्टिक की बात किया जा रहा है तो नो डाउट से पौष्टिक प्रोटीन होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर प्रोटीन ही है, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। फलियों में, इसको फिर से बता देते हैं आपको याद हो जाए यहाँ पर, फलियों में अत्यधिक पौष्टिक, से पौष्टिक, से प्रोटीन खोज लीजिएगा, ठीक है। पौष्टिक कहाँ चीज़ें मिलेंगे, ये नहीं आपको फास्ट फूड में मिलेगा पौष्टिक चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, उपमा या फिर आपको इन सारी चीज़ों में नहीं मिलेगा। आपको प्रोटीन मिलेगा आपको घर के शाकाहारी आप खाना जब खाएंगे, पौष्टिक आहार खाएंगे, घर के आपके रोटी सब्जी खाएंगे, उसमें ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें मिलती है एज कम्पेयर टू बर्गर, पिज़्ज़ा। फलियों में आपको, फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके फलों में कह सकते हैं, पौधों, इनके फल जो होता है लेग्यूमिनोसिस, यहाँ की लेग्यूमिनोसिस के कुल के अंतर्गत शामिल है। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मटर में पाया जाता है, अरहर में प्रोटीन पाया जाता है, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में मैंने बताया सबसे ज़्यादा 40% आपका आसपास प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, उड़द की दाल हो गया, ये सारे जगह आपका प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समकक्ष है 125, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतरस्रावित हार्मोन कौन सा है, आपका TSH है। थायराइड गले के पास पाए जाने वाले एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जिससे प्रस्रावित होने वाले हार्मोन शरीर की ऊर्जा को विनिमय करता है। यह हार्मोन TSH यानी कि TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आपका आयोडीन की कमी। थायराइड ग्रंथि आयोडीन यानी नमक की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो एसिड है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावित हार्मोन TSH आपका, जिसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन या थायरोक्सिन, जिसका स्राव अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिका यानी कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन और थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि यानी TSH का स्राव बंद हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अत्यधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से यानी घेंगा यानी गैस्ट्रिक नामक रोग भी होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद ये देख सकते हैं और ये आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा द एंड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो क्या है,
ये प्राथमिक होता है या फिर द्वितीयक होता है या तृतीयक वो उपभोक्ता है या इनमें से कोई नहीं। नो डाउट्स बकरी और भेड़ जो हम खाते हैं यानी कि मांसाहारी चीज़ें हो जाएगी। और ये पहले किसको खाता है, ये पहले घास फूस को खाता है, तो ये द्वितीयक उत्तक आ जाएगा। ठीक है, द्वितीयक उत्तक में आ जाएगा ये चीज़ें। प्राथमिक उत्तक में क्या है, देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया। मानव एवं अन्य जीव जो है सर्वाहारी में दोनों में आता है, यानी दोनों चीज़ें हैं, मांसाहारी भी है और आपका शाकाहारी भी है। मांसाहारी में जैसे कि द्वितीयक उत्तक जितने भी आते हैं मांसाहारी में, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका हो गया शेर, लायन, आपका कुत्ता, ये सारे मांसाहारी में आता है। सर्वाहारी में, शाकाहारी में आके प्राथमिक उपभोक्ता है और प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें उत्पादक। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री वाले आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका उपयोग कीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी आधा कंप्लीट किया गया, इकोनॉमिक्स को एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।